बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कोरोना क्या होता है और कोरोना किस तरह से फॉर्म होता है। इसके अलावा कोरोना को हम कैसे ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कोरोना को अफेक्ट करते हैं, कोरोना के डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं और कोरोना को कम करने के लिए क्या क्या मेथड्स अडॉप्ट किए जाते हैं। कोरोना जो होता है वो एक ल्यूमिनस पार्शियल डिस्चार्ज होता है जो कि एयर के अंदर आयनाइजेशन होने की वजह से अकर होता है। यानी कोरोना को ये एक प्रोसेस है कि जब हमारे पास एक कंडक्टर के सराउंडिंग की जो एयर है वो जब आयनाइज हो जाती है तो तब आपको या तो आपको वहाँ पे कोई हिसिंग साउंड सुनाई देगा, जिस तरह की फ्राइंग साउंड होती है। कोई चीज़ अगर फ्राई हो रही है तो एक साउंड जो सुनाई देता है उस तरह का एक साउंड होगा। या आपको वहाँ पे एक ग्लो सा नज़र आएगा वायलेट कलर का या ब्लूइश कलर का। या ये भी हो सकता है कि वहाँ पे आपको एक ओजोन की ऑर्डर या स्मेल फील हो। तो ये तीनों जो चीज़ें हैं ये एक इंडिकेशन होगी कि वहाँ पे कोरोना अकर हो रहा है। कोरोना क्या है? कोरोना एक फिज़िकल जो है इफ़ेक्ट है। जब हमारे पास एक कंडक्टर के सराउंडिंग एयर में एक पार्शियल डिस्चार्ज होता है या आयनाइजेशन होती है तो उसकी वजह से वहाँ पे ये जो इफ़ेक्ट है वो किस फॉर्म में, आइदर ग्लो की फॉर्म में, आइदर ऑडिबल साउंड की फॉर्म में, आइदर ऑर्डर ऑफ ओजोन की फॉर्म में आपको एक इफ़ेक्ट फील होगा। अब ये जो आयनाइजेशन हो रही होती है ये किस वजह से होगी? जब एक कंडक्टर के ऊपर इलेक्ट्रिकल ओवर स्ट्रेस होता है। इलेक्ट्रिकल ओवर स्ट्रेस का मुराद ये है कि इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस क्या होता है कि एक किसी भी कंडक्टर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है या सरफेस पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस। इससे पहले हम देख चुके हैं कि ये इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है और ये कैसे इम्पैक्ट करती है। इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी को हम बेसिकली डिफाइन क्या करते हैं? फोर्स ऑन अ यूनिट चार्ज। हम ऑलरेडी जब हमने ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइंस की कैपेसिटेंस कैलकुलेट की थी तो उसमें हमने देखा था कि किसी भी कंडक्टर की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है कि सपोज करें हमारे पास एक चार्ज है और हर चार्ज के गिर्द एक ख़ास स्पेसिफिक एरिया होगा जिसके अंदर उसके फोर्स का इफेक्ट फील होगा। जब भी कोई दूसरा चार्ज इस एरिया के सराउंडिंग में आएगा, यानी यहाँ पे सपोज करें वो कोई चार्ज आता है तो अब अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगी। अब वो फोर्स कूलम फोर्स होगी, यानी वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकती है और फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकती है। तो जितना आपके पास इस चार्ज की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, जितना ये ज़्यादा फोर्स लगाएगा उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। अब ये जो यहाँ पे क्यू इस्तेमाल हो रहा है, ये क्यू ये इस चार्ज के लिए, यानी इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देख रहे हैं और इफेक्ट हम किस पे देख रहे हैं? इस चार्ज के ऊपर। तो यानी जो जो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगी डिवाइडेड बाय दिस चार्ज, यानी ये जितना चार्ज की क्वांटिटी ज़्यादा होगी उतना ही आप इफेक्ट कम फील होगा और जितनी ही यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी और जितनी इस चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है वो कम होगा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। इसको एक और तरीके से हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट की फॉर्म में किस तरह देखा कि वोल्टेज ओवर डिस्टेंस। यहाँ पे वोल्टेज से मुराद ये है कि अगर हमारे पास एक कंडक्टर के ऊपर जो सर्टेन वोल्टेज है विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस, तो जितना भी वहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा होगा इसका मतलब है सराउंडिंग के जो चार्जेस हैं उनके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेस है या एयर जो सराउंडिंग एयर है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेस भी क्या हो जाएगा? ज़्यादा होता जाएगा। डिस्टेंस का यहाँ पे ये मतलब है कि आप एक कंडक्टर से जितना दूर जाते जाएंगे, यानी जो कंडक्टर के नज़दीक की एयर होगी उसमें डिस्चार्ज ज़्यादा कर होगा, लेकिन जितना आप उस कंडक्टर से दूर जाते जाएंगे तो जो फर्दर सराउंडिंग एयर है उसमें डिस्चार्ज होने के जो चांसेस हैं वो क्या होते जाएंगे? कम होते जाएंगे। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ओवर स्ट्रेस का मतलब यही है कि जब एक कंडक्टर के सराउंडिंग में इलेक्ट्रिकल ओवर स्ट्रेस अकर होगा, यानी एक थ्रेशोल्ड होगा, उस थ्रेशोल्ड से जब आपका इलेक्ट्रिकल
स्ट्रेस या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल ओवर स्ट्रेस। तो जब इलेक्ट्रिकल ओवर स्ट्रेस होगा तो ऑफ कोर्स सराउंडिंग एयर में क्या हो जाएगी, आयनाइजेशन होगी। उस आयनाइजेशन की वजह से एक डिस्चार्ज होगा, यानी आपको थोड़ा स्पार्किंग सी नज़र आएगी। सो इस स्पार्किंग की सूरत में को आप किस तरह देख सकते हैं कि आपको वहाँ पे कुछ वायलेट कलर नज़र आना शुरू हो जाएगा। सो कोरोना को अगर हम अब कम्प्लीटली देखें तो कोरोना क्या चीज़ है? कोरोना एक फिजिकल इफेक्ट होगा जिसको आप किसकी फॉर्म में ऑब्जर्व कर सकते हैं, इन फॉर्म ऑफ ल्यूमिनस ग्लो या ऑडिबल नॉइज या सॉरी ऑर्डर ऑफ ओजोन। ये तीन है जो आप अपने सेंसेस के ज़रिए उसको फील कर सकते हैं। और इसके अकर होने की रीज़न क्या है कि जब इसके किसी भी कंडक्टर के सराउंडिंग एयर में आयनाइजेशन अकर होगी ड्यू टू इलेक्ट्रिकल ओवर स्ट्रेस, तो तब हमारे पास क्या है, कोरोना देखा जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक सर्टन वोल्टेज होगी या सर्टन इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी होगी, उससे पहले पहले ये चीज़ ऑब्जर्व नहीं की जाएगी। अब हम देखते हैं कि कोरोना अकर कैसे होता है। सबसे पहले कोरोना अकर हमें पता है कि आयनाइजेशन की वजह से होता है, और आयनाइजेशन करवाने के लिए अब ये होगा कि जब भी जो एक कंडक्टर के सराउंडिंग एयर होगी उसके अंदर हमेशा कुछ ना कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद रहते हैं। और उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स एयर के अंदर होने की रीज़न क्या हो सकती है? सूरज की तरफ से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, इसके अलावा आउटर स्पेस से कॉस्मिक रेज, और अर्थ की जो रेडियो एक्टिविटी है इसकी वजह से भी जो एयर है इसके अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो अब जो at normal temperature and pressure, अब यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर का मतलब क्या है? टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रेशर का मतलब है 760 मिलीमीटर Hg, या यहाँ पे हम सेंटीमीटर में देख रहे होंगे तो 76 सेंटीमीटर Hg। यानी जब हमारे पास इतना टेम्परेचर और इतना प्रेशर होगा तो इसमें एक्सपेरिमेंट्स करके ये देखा गया है कि इस कंडीशन के अंदर जो फेयर वेदर है, यानी आपके पास रेनी डे नहीं है या वहाँ पे मॉइस्चर नहीं है, तो उस केस के अंदर जो किसी भी जो कंडक्टर के इर्द गिर्द की जो एयर होगी या एयर का जो ब्रेकडाउन होगा, उसका जो थ्रेशोल्ड होता है वो होता है 21.1 kV पर सेंटीमीटर। यानी ये वो पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू है या इलेक्ट्रिकल फील्ड इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस की वैल्यू है जिसके ऊपर आपका जो है एयर के जो आयनाइजेशन का प्रोसेस है वो क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। यानी आप ये इतना स्ट्रेस एक कंडक्टर जो है, यानी अगर एक कंडक्टर की इतनी फील्ड इंटेंसिटी है तो उस केस में जो है कंडक्टर का जो इर्द गिर्द की एयर है वो आयनाइज नहीं होगी। लेकिन जैसे ही इससे ज़्यादा आप पोटेंशियल ग्रेडियंट करेंगे, यानी ये चीज़ अब इसको ये तीन है, ये हमने देखी इसके यही पोटेंशियल ग्रेडियंट भी है, यही चीज़ हमारे पास इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस भी है, और इसी चीज़ का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो ये एक थ्रेशोल्ड वैल्यू है जो कि एक फेयर वेदर के अंदर एयर की जो किसी भी कंडक्टर की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इसके ऊपर जो है आपकी एयर जो है वो आयनाइज होना शुरू हो जाती है। यानी इससे पहले वो आयनाइजेशन का प्रोसेस या कोरोना का प्रोसेस नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप ये वैल्यू अचीव करेंगे तो वहाँ पे कोरोना का प्रोसेस क्या होना शुरू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। सो जब आप इस इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस पे पहुँचते हैं तो तब होगा क्या कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के ऊपर एसी वोल्टेज है। सो अब एसी वोल्टेज हमें पता है वो ऑल्टर कर रही होगी।
तो अज्यूम करते हैं कि जब हमारे पास पॉजिटिव साइकिल आ रहा होगा, पॉजिटिव साइकिल आने का मतलब ये है कि जो सराउंडिंग के इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके ऊपर सॉरी, जब हमारे पास नेगेटिव साइकिल आ रहा होगा तो जो सराउंडिंग के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर एक रिपल्शन की फोर्स लगेगी। इस रिपल्शन की फोर्स की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक सॉरी ये वेलोसिटी गेन करेंगे। और अगर हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट इतना है तो वो वेलोसिटी इतनी होगी कि जो एयर के मॉलिक्यूल्स इनके सामने आएंगे ये उनके अंदर से मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, निकालेंगे। तो इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन जो है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये एक मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इसमें से बाहर निकाल देगा। इसका मतलब अब हमारे पास अगर सपोज करें पहले एक फ्री इलेक्ट्रॉन था तो अब हमारे पास कितने हो गए हैं, 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब क्या होगा कि जब ये वाला इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को इसके मॉलिक्यूल से बाहर निकालेगा तो ऑफ कोर्स इसकी कुछ ना कुछ एनर्जी ये अपनी लूज कर देगा। लेकिन क्योंकि ये अभी भी इसके इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिकल फील्ड के एरिया में है, तो ये इस इलेक्ट्रिकल फील्ड से मज़ीद एनर्जी लेके आगे क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा। और अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस ज़्यादा है तो ये जो ये इलेक्ट्रॉन है और जो फ्री इलेक्ट्रॉन, जो पहला पेरेंट इलेक्ट्रॉन था, ये दोनों क्या करेंगे कि मज़ीद दूसरे मॉलिक्यूल्स में से भी इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेंगे। तो इसका मतलब है ये प्रोसेस मल्टीपल चलता रहेगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके पास यहाँ पे इतने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे कि एक स्पार्किंग का प्रोसेस, यानी यहाँ पे आपको एक करंट का पाथ क्रिएट हो जाएगा। सो ये जो इलेक्ट्रॉन्स का मॉलिक्यूल से निकलना है इसको हम क्या कह रहे हैं, आयोनाइजेशन। और ये एक लॉन्चिंग प्रोसेस होगा, यानी ये प्रोसेस 1 से 2 हो रहे होंगे, 2 से 4, और ये प्रोसेस इसी तरह करके ग्रो कर रहा होगा। सो हमने देखा कि कोरोना के किस तरह से होगा कि जब हमारे पास किसी कंडक्टर के इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस बढ़ेगा, इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस से मुराद ये एक थ्रेशोल्ड वैल्यू होगी जिससे जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या पोटेंशियल ग्रेडियंट या इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस, ये तीनों एक ही टर्म्स हैं, जब ये ज़्यादा होगा तो एक कंडक्टर के गिर्द जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि इन रीजंस की वजह से प्रेजेंट है वो एनर्जी गेन करेंगे, और वो इतनी एनर्जी गेन करेंगे कि वो एयर के बाकी मॉलिक्यूल्स में से भी इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। और अगर ये इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस ज़्यादा है तो ये प्रोसेस क्या करेगा, इसी तरह कंटिन्यू चलेगा और आपके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ग्रो करते जाएंगे। तो ये एक एवलांची प्रोसेस होगा। इसके अलावा इसी तरह जब हमारे पास, ये हम बात कर रहे थे जब हमारे पास नेगेटिव साइकिल है, जब हमारे पास आएगा पॉजिटिव साइकिल तो अब क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंडक्टर की तरफ अट्रैक्ट होंगे, जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स एक मॉलिक्यूल में से निकले थे, यानी एक मॉलिक्यूल में से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो आपके पास एक पॉजिटिव आयन और एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो जो आपके पास पॉजिटिव आयन है वो क्या करेंगे, इस कंडक्टर से दूर जा रहे होंगे। तो अब जो ये क्या कहते हैं कि ये जो चार्जेस का फ्लो है, चार्जेस के फ्लो को हम क्या कहते हैं, करंट। तो यहाँ पे एक आपको क्या फील होगा, करंट। तो यहाँ पे आपको अगर तो यहाँ पे पार्शियल डिस्चार्ज हुआ है तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे ग्लो नज़र आना शुरू हो जाएगा, और यानी आपको यहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत स्पार्किंग नज़र आएगी। अगर ये कंप्लीट डिस्चार्ज होता है, इस कंप्लीट डिस्चार्ज का मतलब ये है कि एक दो कंडक्टर्स के दरमियान जो एयर है वो कम्प्लीटली डिस्चार्ज हो गई है, तो अब यहाँ पे बाकायदा जो है ना आपको एक वो फ्लैश ओवर नज़र आएगा। सो हम यहाँ पे इसको समराइज़ कर लेते हैं दोबारा से कि कोरोना कैसे अकर होता है। कोरोना का प्रोसेस तब अकर होता है जब एक कंडक्टर का जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है या जो इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस है वो एक थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज़्यादा हो जाए। और मैं ये क्लियर करता चलूँ कि ये जो वैल्यू है ये एक नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर है, और यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर से मतलब है 25 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर हमारा कितना है 760 मिलीमीटर Hg। सो जब हमारे पास एक फेयर वेदर के अंदर एक कंडक्टर के ऊपर इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस पड़ता है तो उसकी सराउंडिंग एयर के गिर्द आयनाइजेशन होती है। इस आयनाइजेशन की वजह से
नंबर ऑफ आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। और जब ये चीज़ ज़्यादा होती जाती है, यानी ये एक वलांशी प्रोसेस है जिसमें आपका ये चीज़ ग्रो करती है, तो आपको एक कंडक्टर के गिर्द आपको एक ग्लो नज़र आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा चार्जेस क्योंकि मूव कर रहे होंगे तो आपको एक साउंड भी सुनाई दे रही होगी। और यहाँ पे क्योंकि केमिकल प्रोसेस हो रहा होगा, अभी हम देखेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे आपको ओजोन की ऑर्डर भी आप स्मेल कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, इंडिकेशन होगी यहाँ पे क्या हो रहा है, कोरोना अकर हो रहा है। और अगर ये इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है कि दो कंडक्टर्स के दरमियान ये क्या कर देता है, ये कंप्लीटली इसको आयनाइज कर देता है शेयर को, तो इससे यहाँ पे आपको एक कंप्लीट फ्लैश ओवर क्या हो रहा होगा, नज़र आएगा। तो अब हम देखते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि एक सर्टेन वैल्यू है जिसके ऊपर यानी वोल्टेज की एक ख़ास वैल्यू होगी जिसके ऊपर हमारे पास ये कोरोना का प्रोसेस स्टार्ट होगा। सो वो वैल्यू जिसके ऊपर कोरोना का प्रोसेस स्टार्ट होता है फेयर वेदर कंडीशन में, उसको हम कहते हैं डिस्ट्रप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज, या कुछ बुक्स में क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज भी इसको लिखा जाता है। सो डिस्ट्रप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज क्या है? इट इज़ द मिनिमम फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज एट विच आयनाइजेशन अकर्स इन फेयर वेदर। यानी जब आपके पास फेयर वेदर का यहाँ पे मतलब मैं पहले समझा चुका हूँ कि फेयर वेदर का मतलब ये है कि वहाँ पे नमी नहीं है, मॉइस्चर नहीं है, और हम इग्नोर कर रहे हैं कि वहाँ पे कोई डस्ट वगैरह या जो कंडक्टर है उसकी भी जो फिजिकल कंडीशन है वो भी ठीक है। तो अब यहाँ पे फेयर वेदर का मतलब ये हुआ कि आपके पास एक नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर है, वहाँ पे कोई कंडक्टर्स के ऊपर मॉइस्चर वगैरह नहीं है। तो इसका मतलब है उस केस के अंदर आपकी जो मिनिमम फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज होगी जिसके ऊपर एक कंडक्टर के सराउंडिंग एयर में आयनाइजेशन स्टार्ट होगी, और आयनाइजेशन स्टार्ट होने का मतलब ही क्या है कि वहाँ पे कोरोना का प्रोसेस होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, डिस्ट्रप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज। डिस्ट्रप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज को हम यहाँ पे वी नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये किसके बराबर है, ई नॉट इंटू आर इंटू नेचुरल लॉग डी ओवर आर। इसमें देखें कि जो वी यहाँ पे है, ई नॉट है, ये क्या है, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस एट विच डिस्ट्रप्शन स्टार्ट्स। यानी ये वो वैल्यू है इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस की जहाँ पे आपके आयनाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो इससे पहले हम देख चुके हैं कि एक फेयर वेदर के अंदर जो एयर की ये वैल्यू है वो हमारे पास है 21.1 केवी पर सेंटीमीटर। ये आरएमएस वैल्यू अगर आप उसकी पीक वैल्यू को कंसिडर करेंगे तो नियरली 30 केवी पर सेंटीमीटर बनेगी। वी नॉट यहाँ पे क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज है, और ये हमारे पास क्या है, आरएमएस वैल्यू है। तो अब अगर आप इसको आरएमएस वैल्यू लिख रहे हैं तो इसका मतलब है यहाँ पे जो आप ई नॉट यूज करेंगे वो भी क्या होगी, आरएमएस वैल्यू होगी। इसके अलावा जो आर है ये क्या है, रेडियस ऑफ कंडक्टर है। सो इसका मतलब है जितना कंडक्टर का रेडियस ज्यादा होगा उतनी क्या होगी, आपके पास जो वी नॉट है इसकी वैल्यू क्या हो रही होगी, ज्यादा। इसके अलावा डी इज द स्पेसिंग, डी इज द स्पेसिंग बिटवीन टू कंडक्टर्स। यानी जितनी स्पेसिंग ज्यादा हो रही होगी उतने ही वी नॉट क्या हो रही होगी, ज्यादा हो रही होगी। सो अब हम देख चुके हैं कि जो कोरोना अकर होगा वो एक खास इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी के बाद अकर होगा। तो फेयर वेदर कंडीशन में हमने उसकी वैल्यू कितनी देखी थी, 21.2 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर, अगर हम इसको आरएमएस वैल्यू लेते हैं। और अगर हम पीक वैल्यू में देखेंगे तो यही वैल्यू क्या बनेगी, 30 केवी पर सेंटीमीटर। सो अब अगर कोरोना ने अकर होना है तो इसका मतलब है ई नॉट की एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी जो अकर होगी, और वो वैल्यू कितनी आती है, 21.1 जो केवी पर सेंटीमीटर आएगी। तो हमने जो रिलेशन अभी क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज का लिखा था उसमें मजीद हमने क्या कर दिया, ये वैल्यू पुट करके चेंज कर दी। इसके अलावा अब जब फेयर वेदर कंडीशंस नहीं होंगी, ठीक है, यानी हमारे पास कोई और अगर हमारे पास जो नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर नहीं है, कोई और एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर है, तो इसका मतलब ये है कि हमने
जो अभी वी नॉट का रिलेशन लिखा था उसके अंदर हमें उस फैक्टर को भी इन्वॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे ये जो सिग्मा है ये यहाँ पे हमें बता रहा है कि जो अगर हमारे पास डिफरेंट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और प्रेशर होगा तो उस केस में वी नॉट की वैल्यू क्या आएगी। सो अगर हमारे पास नॉर्मल कंडीशन है, यानी अगर हमारे पास प्रेशर जो है वो 76 सेंटीमीटर एच जी है और टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उस केस में जो सिग्मा की वैल्यू आती है वो क्या आती है 1। सिग्मा का जो रिलेशन है, सिग्मा जो है इसको हम क्या कहते हैं, एयर डेंसिटी फैक्टर। यानी एयर डेंसिटी फैक्टर से मुराद ये है कि जब हमारे पास टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उससे क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स उनका मोशन जो है वो ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा वेलोसिटी होती है। और वहाँ पे जो इसका मतलब एक सर्टेन अगर आप एरिया को कंसिडर करें या सर्टेन वॉल्यूम को कंसिडर करें तो वहाँ पे आप देखोगे कि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से डेंसिटी क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। जबकि जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो एयर के मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी है वो कम हो जाएगी और मॉलिक्यूल्स करीब करीब होंगे, तो उसकी वजह से हमारे पास जो एयर डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो हमारे पास जो सिग्मा यहाँ पे है वो क्या है, एयर डेंसिटी फैक्टर है। और इसको अगर हमने फाइंड करना है फॉर डिफरेंट टेम्परेचर्स एंड प्रेशर्स, उसके तरीका क्या होगा, हम ये रिलेशन इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ जो चीज़ लिखी हुई है कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं 76 सेंटीमीटर एच जी और टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर हम इनको यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास सिग्मा का आंसर क्या निकलता है, 1 निकलता है। अब इस रिलेशन के अंदर जो हमारे पास P है ये क्या है, बैरोमेट्रिक प्रेशर है, जिसको हम किस में मेजर करेंगे, सेंटीमीटर एच जी में। और जो टेम्परेचर है ये हमारे पास नॉर्मल टेम्परेचर है, एम्बिएंट टेम्परेचर है, और इसको हम किस में मेजर कर रहे होंगे, डिग्री सेंटीग्रेड में। सो अभी हमने दो चीज़ें देख ली हैं कि हमारे पास क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज का एक इनिशियल रिलेशन था, उसके बाद हमने इसके अंदर ये फेयर वेदर के लिए ये फार्मूला एप्लीकेबल है, जबकि हमारे पास जैसे ही वेदर कंडीशंस चेंज होंगी तो उस केस में फिर हमारे पास एक फैक्टर हम इसमें और इन्वॉल्व कर देंगे, सिग्मा, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें जो वी नॉट की वैल्यू है वो चेंज मिलेगी। यानी इसका मतलब ये है कि एक ही कंडक्टर के लिए जो ये क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज है ये चेंज होती रहेगी डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ वेदर। और इसी तरह आगे चल के देखेंगे कि कंडक्टर की अपनी जो होती है, उसका जो फिजिकल अपीयरेंस होती है कि उसके ऊपर जो है वो डैमेज तो नहीं हुआ कंडक्टर, क्या उसकी जो सरफेस है वो प्लेन है, कंडक्टर सिलेंड्रिकल है, यानी इन चीज़ों पे भी डिपेंड करेगी। तो फॉर टाइम भी हम सिर्फ इतना याद रखते हैं कि जो हमारे पास डिस्ट्रप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज है वो किस किस पे डिपेंड कर रही है, वो फिलहाल 3 पैरामीटर्स पे यहाँ पे पहले केस में डिपेंड कर रही है। पहले वो किस पे डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस के ऊपर। ये हम देख चुके हैं कि ये वैल्यू यहाँ पे एक सर्टेन वैल्यू होगी जिससे पहले पहले आपका कोरोना का प्रोसेस अकर नहीं होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ ई नॉट हम क्या ले सकते हैं, कांस्टेंट। इसके अलावा हमारे पास जो डिस्ट्रप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज है वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड कर रही है रेडियस ऑफ कंडक्टर पे और स्पेसिंग बिटवीन 2 कंडक्टर्स पे। इसी तरह जब हम टेम्परेचर के और प्रेशर के इफेक्ट को इसमें इन्वॉल्व करेंगे तो हम देख सकते हैं कि ये चीज़ कैसे इम्पेक्ट करेगी कि जब हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो वहाँ पे ये जो क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज है वो भी क्या होती जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी। और अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज कम हो जाएगी। और कम क्यों होगी, क्योंकि कोरोना का इफेक्ट जो प्रोसेस है वो ड्यू टू आयनाइजेशन हो रहा है, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से आयनाइजेशन का प्रोसेस तेज़ हो जाता है। इसका मतलब है जो वोल्टेज होगी, क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज, वो जल्दी अचीव हो रही होगी। तो अब हम जो क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज का रिलेशन हमने अभी देखा है उसके अंदर कंडक्टर की जो फिज़िकल कंडीशन है उसको भी इंक्लूड करते हैं। सो अगर हमारे पास कंडक्टर स्मूथ है, पॉलिश्ड है और सॉलिड है, यानी स्ट्रैंड्स नहीं है, तो उस केस में हमारे पास जो होगा रिलेशन जो हम पहले पढ़ते आ रहे हैं वही इस्तेमाल होगा। लेकिन जब हमारे पास कंडक्टर
की जो सरफेस होगी वो डैमेज्ड है या उसकी उसमें स्ट्रैंड्स बने हुए हैं। स्ट्रैंड्स बनने का मतलब है जो कंडक्टर की सरफेस होगी वो प्लेन नहीं होगी, यानी उसके अंदर कुछ ना कुछ थोड़ी ग्रोवी सरफेस होगी। तो पूरी सरफेस के ऊपर जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो एक जैसा, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो एक जैसी नहीं होंगी। तो उस केस में जो हमारे पास डिसरप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज होगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो अब क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज के जो रिलेशन है उसके अंदर अगर हमने कंडक्टर की जो कंडीशन है, सरफेस कंडीशन है, उसके फैक्टर को इन्वॉल्व करना है, तो हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसी रिलेशन के अंदर हमने यहाँ पे m नॉट को मल्टीप्लाई कर लिया है। सो अब ये m नॉट क्या बता रहा है, ये हमारे पास इरेगुलरिटी फैक्टर है। इरेगुलरिटी फैक्टर का मतलब यहाँ पे ये है कि हमारे पास जो कंडक्टर की सरफेस है वो अगर तो स्मूथ है, ठीक है, और पॉलिश्ड है, सॉलिड है, और ये तीन सॉलिड सिलेंड्रिकल कंडक्टर्स, ये तीन चीज़ें अगर हैं तो हमारे पास m नॉट की वैल्यू क्या है, 1 आएगी। अब यहाँ पे इस फैक्टर को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि जब हमारे पास पहले हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एक सॉलिड कंडक्टर है और एक स्ट्रैंडेड कंडक्टर है तो दोनों में क्या फ़र्क आएगा। अगर हमारे पास एक सॉलिड कंडक्टर है, सॉलिड कंडक्टर का मतलब ये है कि उसकी जो सरफेस है वो बिल्कुल एक सर्कुलर होगी। अगर आप इसको यहाँ पे देखेंगे तो आपको कोई ग्रोवी सरफेस नहीं नजर आएगी। जबकि जो स्ट्रैंडेड कंडक्टर है उसकी जो सरफेस होगी वो कुछ टॉप में से थोड़ी बहुत इस तरह करके ग्रोवी नजर आ रही होगी। सो जब भी किसी सरफेस के ऊपर इस तरह करके एज बनते हैं या पॉइंट्स बनते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो क्लोज हो जाती हैं, जबकि जो दूसरी सरफेस होगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थ्रू आउट क्या रहेंगी, एक ही जैसी रहेंगी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के लिहाज से चेंज हो रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यहाँ पे इफेक्ट आ रहा होगा वो भी क्या हो रहा होगा, ज़्यादा आ रहा होगा। और हमारे पास जो क्या कहते हैं, अगर हमारे पास जो वी नॉट है वो भी क्या आ रही होगी, जल्दी आ रही होगी। यानी हमारे पास जो अब अगर हम सपोज करें स्टैंडर्ड कंडक्टर्स लेते हैं तो उसमें आप देख सकते हैं कि जो एम नॉट की वैल्यू वो क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। सिमिलरली अगर हमारे पास ये जो चीज़ है ये स्मूथ सरफेस और जो रफ सरफेस है उसके लिए भी ये चीज़ एप्लीकेबल है कि जहाँ पे रफ सरफेस होगी या पॉइंटी सरफेस होगी या वहाँ पे ग्रूव्स बने होंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के जो है वो जहाँ पे पॉइंट हो, फॉर एग्जांपल कुछ सरफेस इस तरह करके है, यानी अगर मैं इसको बिल्कुल डीपली इस एक सर्टेन जगह को देखूं तो ये सपोज करें कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी वो क्लोज होंगी इस पॉइंट के इर्द, जबकि इसके बाकी सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर होंगी। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है या इस पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेस है वो क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे जब भी जो हमारी स्मूथ सरफेस होगी और सिलेंड्रिकल कंडक्टर होगा उसके लिए जो क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज होगी वो ज़्यादा होगी। जबकि अगर हमारे कंडक्टर की कंडीशन ख़राब है, उसके ऊपर पैचेस हैं, रफ पैचेस हैं, या उसके ऊपर डस्ट वगैरह है, या उसकी जो वो सिलेंड्रिक सॉलिड कंडक्टर नहीं बल्कि स्टैंडर्ड कंडक्टर हैं, तो उस केस में जो क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज होगी वो कम हो जाएगी। और कितने फैक्टर से कम होगी वो हमें एम नॉट रिप्रेजेंट करके दे रहा होगा। सो अब हम अगर इस सारे को समराइज करें तो हम देख सकते हैं कि जो क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, और अल्टीमेटली इन सारे फैक्टर्स पे कोरोना का प्रोसेस भी डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि हमारा जो पहला रिलेशन था इसके अंदर हमने देखा कि हमारे जो क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज थी वो जो हमारे पास एक जहाँ पे आपका कोरोना का प्रोसेस स्टार्ट होगा इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस पे, उस पर डिपेंड कर रहा है, जो एयर के केस में कांस्टेंट है। इसके अलावा वो कंडक्टर के रेडियस पे डिपेंड करता है, दो कंडक्टर्स के दरमियान फासले पे डिपेंड कर रहा है। और फिर हमने देखा कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर नॉर्मल नहीं है, यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 76 सेंटीमीटर एच प्रेशर नहीं है, तो उस केस में भी आपका जो क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज है वो चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज होगी, अगर प्रेशर ज़्यादा है
ठीक है, तो वहाँ पे क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा आ रही होगी। और अगर आपके पास टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर हमने लास्ट केस में हमने ये देखा कि अगर हमारे पास कंडक्टर की ओवरऑल फिजिकल कंडीशन जो है उसको हमने इसमें इंक्लूड किया, तो हमने देखा कि अगर कंडक्टर की कंडीशन बिल्कुल ठीक है, फेयर है, उसकी सरफेस स्मूथ है, वो एक सिलेंड्रिकल सॉलिड कंडक्टर है, स्टैंडर्ड कंडक्टर नहीं है, तो उस केस में जो हमारे पास क्रिटिकल डिस्रप्टिव वोल्टेज होगी वो ज़्यादा होगी। लेकिन अगर हमारे पास कंडक्टर की सरफेस ख़राब है, उसकी सरफेस पॉइंटी है या उसके ऊपर पैचेस हैं, तो उस या इन कंडक्टर स्ट्रैंडेड है, तो उस केस में हम देखते हैं कि जो हमारे पास क्रिटिकल डिस्रप्टिव वोल्टेज है वो क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है, और उसको हमने एम नॉट के फैक्टर से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। कोरोना डिस्चार्ज के इफेक्ट्स को डिफरेंट वे में ऑब्जर्व किया जा सकता है। जैसे कि हम देख चुके हैं कि कोरोना की वजह से कंडक्टर्स की सराउंडिंग में एक ब्लूइश या वायलेट कलर प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से हम इसको विजुअल कोरोना कहेंगे। जबकि हिसिंग या फ्राइंग नॉइस जब प्रोड्यूस होगा तो हम इस कोरोना को ऑडिबल कोरोना कहेंगे। इसके अलावा कोरोना की वजह से एयर के अंदर ओजोन क्रिएट हो जाती है और उसको हम उसकी ऑर्डर से डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कंडक्टर्स के अंदर क्योंकि कोरोना का प्रोसेस एयर में हो रहा होगा और इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड नाइट्रस ऑक्साइड हमारे पास नाइट्रिक एसिड क्रिएट होगा, जिसकी वजह से क्रोजन कंडक्टर्स की क्रोजन अकर हो सकती है और कोरोना के ज़रिए पावर लॉस भी होता है। और कोरोना की वजह से ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर हाई फ्रीक्वेंसी की पल्सेस क्रिएट होती हैं जो जिनका जो स्पेक्ट्रम है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के साथ इंटरेक्ट करता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करता है। विजुअल कोरोना में कंडक्टर के सराउंडिंग में ब्लूइश या वायलेट कलर के स्ट्रीमर्स या ग्लोज क्रिएट होते हैं। अगर कंडक्टर के अंदर कोई इरेगुलरिटी नहीं है तो फिर थ्रू आउट द कंडक्टर ये ग्लो यूनिफॉर्म होंगे। लेकिन अगर कंडक्टर के अंदर इरेगुलरिटी है, जैसे कि स्टैंडर्ड कंडक्टर्स हो गए जिसके अंदर सरफेस स्मूथ नहीं होती, या अगर कंडक्टर की जो सरफेस है वो डैमेज्ड है या उसके ऊपर रफ पैचेस हैं, सरफेस रफ है, तो उसकी वजह से उस सर्टन इरेगुलरिटी वाले एरिया के ऊपर ये ग्लो ज़्यादा वाज़ेह नज़र आ रहे होंगे। बेसिकली इस लाइट के इस ग्लो के प्रोड्यूस होने की मेन रीज़न क्या होती है कि जब हमारे पास पॉजिटिव नाइट्रोजन आयंस कंबाइन होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, तो तब ये लाइट प्रोड्यूस होती है। जिस तरह हमने देखा कि कोरोना के अकर होने के लिए एक डिस्ट्रप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज है, इसी तरह विजुअल कोरोना के अकर होने के लिए भी एक क्रिटिकल वोल्टेज है जिसके अचीव होने के ऊपर हाँ विजुअल कोरोना अकर होगा। सो विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज क्या होगा, इट इज़ द मिनिमम फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज एट विच कोरोना ग्लो अपीयर्स ऑल अलोंग द लाइन कंडक्टर्स। यानी ये एक मिनिमम फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज होगी जिसके ऊपर आपका वो ग्लो अपीयर होगा। अब ज़रूरी नहीं है कि जब आपके कोरोना का प्रोसेस स्टार्ट हो, और कोरोना का प्रोसेस कब स्टार्ट होगा, जब हम डिस्ट्रप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज अचीव कर लेंगे। तो अब ज़रूरी नहीं कि ये विजुअल वाला प्रोसेस भी उसके बाद उसके साथ ही शुरू हो जाए। तो विजुअल वोल्टेज जो होगी वो डिफरेंट होगी क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज से। सो जो विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज है उसको हम इस रिलेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अंदर हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये 21.1 हमारे पास थ्रेशोल्ड है इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस का। इसके अलावा सिग्मा हमारे पास एयर डेंसिटी फैक्टर था। एम वी यहाँ पे इरेगुलरिटी फैक्टर है। अगर कंडक्टर स्मूथ है, उसमें कोई इरेगुलरिटी नहीं है, तो यहाँ पे ये 1 होगा। अदरवाइज इरेगुलरिटी के केस में ये फैक्टर 1 से कम होगा। आर हम देख चुके हैं रेडियस ऑफ कंडक्टर है, जबकि यहाँ पे डी डिस्टेंस बिटवीन टू कंडक्टर्स है। इसमें जिस तरह हमने पहले देखा कि अगर आपका कंडक्टर स्मूथ है तो जो भी इरेगुलरिटी फैक्टर्स हमने पहले देखे हैं उनमें भी हमने ये देखा था कि अगर आपका कंडक्टर स्मूथ है, पॉलिश्ड है और सॉलिड कंडक्टर है, तो उस केस में हमारे पास इरेगुलरिटी फैक्टर की वैल्यू 1 थी। जबकि जब हमारा कंडक्टर स्ट्रैंडेड होगा या इन केस
उसके ऊपर रफ सरफेस होगी, यानी वो पॉलिश्ड नहीं होगा, तो उस केस में हमारे पास जो इरेगुलरिटी फैक्टर है उसकी वैल्यू 1 से कम होगी। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर हम डिस्ट्रप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज और विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज दोनों के रिलेशंस को यूज़ करके हम देखेंगे कि हम डाटा कैसे हमें कैसे प्रोवाइडेड होगा और हम उसको उन रिलेशंस के अंदर कैसे पुट करेंगे। तो इस एग्जांपल के अंदर हमें कुछ इस तरह से डाटा दिया गया है। अ 3 फेज ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन इज मेड अप ऑफ 3 इक्विलेटरली स्पेस्ड कंडक्टर्स। सो हमें एक 3 फेज ओवरहेड लाइन दी गई है जिसमें कंडक्टर्स इक्विलेटरली स्पेस्ड है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो कंडक्टर्स की स्पेसिंग है वो कुछ ऐसे है, यानी तीनों कंडक्टर्स की जो स्पेसिंग है वो सेम है, यानी इसको इक्विलेटरली इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और ओवरऑल डायमीटर जो है वो हमारे पास कितना दिया गया है, 3 सेंटीमीटर हर कंडक्टर का। इक्विलेटरल स्पेसिंग हमारे पास क्या है, 5.5 मीटर, यानी कंडक्टर्स की आपस की स्पेसिंग क्या होगी, 5.5 मीटर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास 74 सेंटीमीटर है जी, और टेम्परेचर हमारे पास 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन दी गई है ये स्टैंडर्ड या नॉर्मल नहीं है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो आपका एयर डेंसिटी फैक्टर है वो 1 नहीं होगा। इफ द इरेगुलरिटी फैक्टर ऑफ कंडक्टर इज 0.9 इन ईच केस, डिटरमिन डिस्ट्रप्टिव क्रिटिकल आरएमएस लाइन वोल्टेज, विजुअल क्रिटिकल आरएमएस लाइन वोल्टेज। तो अब हम देखते हैं कि हमने डिस्ट्रप्टिव क्रिटिकल आरएमएस लाइन वोल्टेज कैसे निकालनी है। तो ये रिलेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसमें आप देख लें कि जब हमने डिस्ट्रप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज के रिलेशन को हम देख रहे थे तो हमने 3 स्टेप्स में इस रिलेशन तक हम पहुंचे थे। पहले स्टेप के अंदर हमने सिंपल रिलेशन लिखा था जिसके अंदर एयर डेंसिटी फैक्टर और इरेगुलरिटी फैक्टर दोनों शामिल नहीं थे। दूसरे स्टेप में हमने एयर डेंसिटी फैक्टर को इंक्लूड किया था और तीसरे स्टेप में हमने इरेगुलरिटी फैक्टर को इंक्लूड किया था। अब यहाँ पे हम देख चुके हैं कि जो हमारा सिग्मा है, सॉरी, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज पे नहीं दिया गया, यानी प्रेशर और टेम्परेचर। प्रेशर 760 मिलीमीटर एच जी, 76 सेंटीमीटर एच जी, और टेम्परेचर 25 डिग्री पे नहीं है। इसका मतलब है जो नई सिग्मा की वैल्यू है वो हम प्रेशर और टेम्परेचर की वैल्यूज को पुट करके निकालेंगे, जो कि इस केस में 1.0253 निकल रही है। और इसके अलावा इरेगुलरिटी फैक्टर हमें क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन है। सो हम जब डाटा इस रिलेशन के अंदर पुट करेंगे उसके बाद हमारे पास जो डिस्ट्रप्टिव क्रिटिकल आरएमएस लाइन वोल्टेज निकल रही है पर फेज के लिहाज से वो क्या निकल रही है, 172 पॉइंट के भी। अच्छा, यहाँ पे ये जो लाइन वोल्टेज है मैं आपको बताता चलूँ, मैंने सॉरी इसकी तरफ पहले ये चीज़ आपको नहीं बताई कि ये जो लाइन वोल्टेज है यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आपने लाइन टू लाइन या फेस टू फेस वोल्टेज एट द एंड फाइंड करनी है। सो जो ये रिलेशन है इसमें हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये वी नॉट फेस टू न्यूट्रल वोल्टेज होती है। तो ये जो वोल्टेज आपकी निकलेगी ये पर फेज के लिहाज से निकलेगी। तो अब अगर आपने लाइन वोल्टेज निकालनी है तो आपने इसी वोल्टेज को √3 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास लाइन वोल्टेज निकल आएगी। और एक और बात का आपने ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे 21.1 इस्तेमाल हो रहा है। अगर आप 30 kV पर सेंटीमीटर लिख रहे हो तो इसका मतलब है वो वैल्यू पीक वैल्यू होगी। तो ये अगर अब क्योंकि हमें आरएमएस वैल्यू निकालनी थी तो हमने जो यहाँ पे फार्मूला यूज़ किया उसके अंदर भी जो हमने इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस का यहाँ पे डाटा लिखा है ये इन टर्म्स ऑफ आरएमएस लिखा हुआ है। सो अब हम देखते हैं कि विजुअल क्रिटिकल आरएमएस वोल्टेज कैसे निकालनी है। उसका भी रिलेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके अंदर हमने वैल्यूज़ पुट की और क्योंकि जो इरेगुलरिटी कांस्टेंट था वो दोनों केसेस के लिए सेम था तो हमने वैल्यूज़ पुट की। तो जो हमारे पास विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज निकली है पर फेज के लिहाज से वो निकलती है 214.2 किलो वोल्ट। और अब अगर हमने इसकी लाइन वोल्टेज फाइंड करनी है तो हमने इसको √3 से मल्टीप्लाई करके हमने लाइन वोल्टेज फाइंड कर ली। और इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि जो ये वाली हमें विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज ये रिलेशन के अंदर जो हम फाइंड कर रहे होंगे ये हम कर रहे होंगे फेज टू न्यूट्रल। तो अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया लाइन वोल्टेज, तो इसका मतलब एट द एंड हमें इसको √3 से मल्टीप्लाई करके लाइन वोल्टेज को निकालना होगा।
दूसरी मैनिफेस्टेशन हमने ये देखी थी कि जो हमारे पास कोरोना होगा वो ऑडिबल भी हो सकता है। तो ऑडिबल कोरोना में क्या होगा कि कोरोना की वजह से आपको हिसिंग या फ्राइंग साउंड, जिस तरह आप कोई चीज़ फ्राई करते हैं या बहुत गर्म तेल के अंदर अगर आप कोई चीज़ डालते हैं तो एक जो फ्राइंग साउंड होती है उस तरह की एक साउंड प्रोड्यूस हो रही होगी। और ऑफ कोर्स ऑडिबल कोरोना भी जब आप इसकी एक थ्रेशोल्ड वैल्यू होगी, जब उससे ऊपर जाएंगे तब ये प्रोड्यूस होगी। और ऑडिबल कोरोना के प्रोड्यूस होने की जो मेन वजह होती है वो ये होती है कि जब आयनाइजेशन का प्रोसेस होता है, सडन प्रोसेस होता है, यानी जैसे ही इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस एक थ्रेशोल्ड से क्रॉस करती है तो अचानक जो है वो आयंस बनना शुरू हो जाते हैं। तो उसकी वजह से वो जो उनका ब्रेक होना है उसकी वजह से जो है वो साउंड प्रोड्यूस होता है। और ऑडिबल कोरोना जो होता है ये फेयर वेदर में इतना ऑब्जर्व नहीं किया जाता, लेकिन जब हमारे पास फाउल वेदर कंडीशन हो जिसके अंदर बारिश शामिल है, मोस्टली ये बारिश होने के बाद ये कोरोना जो है यानी ऑडिबल कोरोना आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट मैनिफेस्टेशन में हम देखते हैं कि कोरोना की वजह से पावर लॉस जो होता है उसको हम कैसे एवेलुएट करते हैं। तो अगर हमारे पास फेयर वेदर है तो फेयर वेदर कोरोना लॉस हम इन रिलेशन से निकालेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये दो रिलेशंस गिवन है, जिसमें पहला रिलेशन विद में जो कोरोना पावर लॉस निकाल रहे हैं हम वो किलोवाट पर किलोमीटर के लिहाज से है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास इस रिलेशन के अंदर 241 डिवाइडेड बाय सिग्मा इंटू एफ प्लस 25 इंटू आर ओवर डी अंडर रूट इंटू वी माइनस वी नॉट स्केयर इंटू 10⁻⁻⁵। इसी तरह जब आप किलोमीटर को माइल में कन्वर्ट करेंगे तो ये कांस्टेंट 241 से 390 बन जाएगा, अदरवाइज और कोई चीज़ ऐसा चेंज नहीं होनी। अब इसके अंदर ये जो एफ है ये हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी हर्ट्स के अंदर है, और आर हमारे पास रेडियस ऑफ कंडक्टर इन सेंटीमीटर है, डी हमारे पास स्पेसिंग बिटवीन टू कंडक्टर्स इन सेंटीमीटर है, ये वी जो है ये हमारे पास है लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज इन किलो वोल्ट, जो भी उस वक्त लाइन की वोल्टेज होगी जब आप पावर लॉस फाइंड कर रहे होंगे। वी नॉट हमारे पास डिस्ट्रप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज इन किलो वोल्ट्स है। ये बेसिकली जो हमने पहले रिलेशंस देखे हैं उनके ज़रिए हम निकालेंगे, और हम देख चुके हैं कि ये डिफरेंट वेदर कंडीशंस के लिए और डिफरेंट कंडक्टर कंडीशन के लिए डिफरेंट होगी, लेकिन यहाँ पे हम क्योंकि फेयर वेदर कंडीशन ले रहे हैं तो इसलिए हम जो निकालेंगे वी नॉट वो फेयर वेदर कंडीशंस को अज्यूम करके निकालेंगे। अब इसमें आप एक चीज़ नोट करें कि हम ये पी सी का जो ये रिलेशन है ये हर तरह की फ्रीक्वेंसी, हर तरह के वोल्टेजेस के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। इसमें अगर आप सबसे जो मेन नोट करने वाली बात है वो ये है कि अगर हमारे पास v और v नॉट दोनों सेम हो जाए तो ये टर्म जो ये वाला पार्ट है इस पूरे रिलेशन का ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो, जिसकी वजह से हमारा कोरोना लॉस क्या हो जाएगा, ज़ीरो। इसका मतलब ये है कि ये जो है ये रिलेशन आपका हर तरह की वोल्टेजेस और हर तरह की फ्रीक्वेंसी के लिए वैलिड नहीं होगा। तो अब जो कुछ इसके ऊपर कंस्ट्रेंट्स हैं वो ये हैं कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो 25 से 120 हर्ट्ज के दरमियान में होनी चाहिए, यानी जो ये रिलेशन आपको रिजल्ट देगा वो 25 से 120 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के दरमियान में होगा। इसके अलावा कंडक्टर का जो रेडियस है वो 0.25 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए, और जो मेन सबसे यहाँ पे है कि v और v नॉट की जो रेशो ग्रेटर देन 1.8 है। यहाँ पे अगर 1 होती ना, यानी आपका रेशो यानी 1 होने का मतलब ये है कि इन दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो ये 3 कंस्ट्रेंट्स हैं या 3 कंडीशन है जिनके ऊपर ये रिलेशन वैलिड होगा। ये जो कोरोना लॉस का रिलेशन है ये बेसिकली पीक के रेफरेंस से हमने लिया हुआ है, तो इसलिए इसको हम पीक्स फार्मूला कहेंगे, यानी जो ये फार्मूला जिन्होंने हमें ये जिनके पेपर से या जिनके लिटरेचर से हमने ये डिराइव किया है या लिया है उनके नाम पे हम इसको नाम दे रहे हैं। यानी इसके अलावा आपके बुक में
एक और भी पावर लॉस का फार्मूला दिया हुआ है, लेकिन हम जो ये अभी देख रहे हैं ये इसको हम कहेंगे पीक्स इक्वेशन। तो ये जो कोरोना लॉस है ये हम देख रहे हैं फेयर वेदर के लिए। अब अगर आपके पास वेदर कंडीशंस चेंज हो जाती हैं तो फिर हम क्या करेंगे कि हमें वी नॉट को 0.8 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी वेट वेदर कोरोना के लिए। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि अगर फेयर वेदर था तो उसके अंदर जो ऑफ कोर्स वी नॉट की एवेल्यूएशन आप करोगे, लेकिन जब आपके पास वेदर की कंडीशंस चेंज होती है तो वहाँ पे ऑफ कोर्स वो जो एयर डेंसिटी फैक्टर और वो सारी चीज़ें भी चेंज होंगी। तो अल्टीमेटली आप जो है आपका जो फैक्टर है वो 1 से नीचे आ जाएंगे। और अब आप वहाँ पे क्या करोगे कि अब आपका जो वी नॉट अगर आपने वेट वेदर के लिए निकालना है उसको आप 0.80 से मल्टीप्लाई करोगे और फिर आप यहाँ पे इसको पुट करके आप कोरोना लॉस निकालोगे। सो इस रिलेशन को देखते हुए अब हम कुछ कंक्लूजन्स ड्रा करते हैं। जिस तरह हमने क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव क्रिटिकल वोल्टेज के लिए हमने देखा था कि उस रिलेशन से हमने डिफरेंट रिजल्ट्स अज्यूम किए थे कि हमारे पास डिस्ट्रक्टिव क्रिटिकल वोल्टेज किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है और इसकी वजह से कोरोना को वो चीज़ें कैसे इफेक्ट करती हैं। यहाँ पे भी आप कुछ रिजल्ट्स देख सकते हैं कि आप देखें कि हमारे पास जो सबसे पहला रिजल्ट हम रिलेट करेंगे वो आर ओवर डी की रेशो है। आर ओवर डी हमारे पास क्या है, कंडक्टर का रेडियस और कंडक्टर स्पेसिंग। सो अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो पावर लॉस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ द साइज ऑफ कंडक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि जितना अगर हम किसी एक पैरामीटर को चेंज करें, फॉर एग्जांपल अगर हम आर को चेंज करते हैं और डी को चेंज नहीं करते, यानी आप आर बढ़ाते हो तो अल्टीमेटली इस ओवरऑल ये जो है इसका जो है आंसर ज़्यादा आएगा। और आंसर ज़्यादा आने का मतलब है आपका पावर लॉस क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी अगर आप रेडियस बढ़ाते हो तो आपके पास पावर लॉस क्या होता है, ज़्यादा। और एक और चीज़ आप देख सकते हो कि अगर आप पावर लॉस कम करना चाहते हो तो आप कंडक्टर्स के दरमियान स्पेसिंग को बढ़ा दें। यानी अगर आप कंडक्टर डी की वैल्यू बढ़ाते हो तो ओवरऑल जो ये है इसका आंसर कम आएगा और जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि हमारे पास पावर लॉस कम होगा। तो बेसिकली ये एक आप ये कह लें कि कोरोना को रिड्यूस करने का एक मेथड भी है कि अगर आप कंडक्टर्स के दरमियान स्पेसिंग बढ़ा दे तो कोरोना जो होगा वो कम होगा। क्योंकि अगर आप स्पेसिंग बढ़ाते हो तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि E इज इक्वल टू V ओवर D, यानी जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेस है या पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। तो जितना आप डिस्टेंस ज़्यादा करोगे उतना पोटेंशियल जो स्ट्रेस है वो भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। जिसका मतलब है कोरोना का जो इफेक्ट है वो या पावर लॉस क्या होगा वो कम होता जाएगा। कोरोना की वजह से होने वाले पावर लॉस को क्रिटिकल डिस्रप्टिव वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड है वो भी इफ़ेक्ट करता है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो कोरोना की वजह से पावर लॉस है वो V माइनस वी नॉट के स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। इसका मतलब ये होगा कि अगर हमारे पास V नॉट की वैल्यू ज़्यादा होगी, V नॉट की वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब ये है कि जिस वोल्टेज के ऊपर कोरोना इनिशिएट होगा या कोरोना डिस्चार्ज स्टार्ट होगा वो अगर वोल्टेज हाई है तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारी लाइन वोल्टेज हम ज़्यादा भी कर दें तो कोरोना लॉस, क्योंकि कोरोना इनिशिएट लेट होगा इसका मतलब कोरोना लॉस भी क्या होगा, कम होगा। तीसरा पैरामीटर जो इफेक्ट करता है यहाँ पे वो है फ्रीक्वेंसी। अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है सिस्टम की तो कोरोना लॉस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो लॉस भी क्या होगा, कम हो रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो 60 हर्ट्ज सिस्टम है अगर बाकी सारे पैरामीटर सेम है और सिर्फ फ्रीक्वेंसी के लिहाज से देखें तो 60 हर्ट्ज सिस्टम में कोरोना लॉस ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू 50 हर्ट्ज सिस्टम। सो अब हम एक एग्जांपल करते हैं जिसके अंदर हम देखेंगे कि हमें किस तरह का डाटा प्रोवाइड होगा और हम इस रिलेशन को कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो जो हमने एग्जांपल पहले अभी की थी उसी के डाटा को हम यूज़ करते हैं। और अब हम क्या करेंगे कि हमें एक लाइन दी गई है जो कि 345 kV पे ऑपरेट करती है, 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है और लाइन लेंथ हमें दी हुई है 50 माइल्स। तो अब हमें फेयर वेदर कोरोना लॉस निकालना यूजिंग पीक्स फार्मूला।
हमें इसमें क्योंकि फेयर वेदर कोरोना लॉस निकालना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पे वी नॉट को डायरेक्टली इस्तेमाल करना, हमें इसको 0.8 से मल्टीप्लाई नहीं करना। और इसके अलावा हमें जो यहाँ पे वोल्टेज दी हुई है 345, क्योंकि ये हमें लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज इस्तेमाल करनी है, तो इसका मतलब है कि ये जो वोल्टेज 3 फेज सिस्टम के अंदर ये 345 लाइन वोल्टेज है, तो इसका मतलब है हमें इस 345 को कन्वर्ट करना होगा फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज में बाय मल्टीप्लाइंग विद इट, सॉरी बाय डिवाइडिंग इट बाय √3। सो अब हमने यहाँ पे यही चीज़ की कि हमने यहाँ पे फार्मूला इस्तेमाल कर लिया जो पीक है, और इसमें हमने जो यहाँ पे कांस्टेंट ऐसे सिलेक्ट किया ताकि हमारे जो फाइनल आंसर आए वो किलोवाट पर माइल पर फेज आए। तो अब इसमें हमने फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज पुट कर ली है। आर और डी की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, और इसके बाद हमें जो वी है वो हमने यहाँ से 345 को हमने कन्वर्ट कर लिया फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज में, और वी नॉट की वैल्यू जो है वो हमें ऑलरेडी हम पहली एग्जांपल में निकाल चुके हैं। जब हमने ये सारी वैल्यूज पुट की तो हमारे पास जो कोरोना लॉस निकलता है वो 12.1146 किलोवाट पर माइल पर फेज आ रहा है। अब अगर हमने सारे फेजेस के लिए निकालना है तो हमें ऑफ कोर्स हम क्योंकि ये एक फेज का है और 3 फेज लाइन में के लिए हमें निकालने के लिए हमें इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, और अगर हम इसका टोटल लेंथ के लिए निकालना चाहते हैं तो हमें जितनी लाइन लेंथ माइल में दी हुई है हमें उसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे अब हमने यही चीज़ की है कि हमने जो पावर लॉस अभी निकाला है इसको मल्टीप्लाई कर दिया 50 से, तो हमारे पास ये पर फेज़ के लिहाज से टोटल लाइन का आ गया, और तीनों फेजेस का निकालने के लिए हमने 3 से मल्टीप्लाई करके टोटल लॉस निकालिए, जो कि निकलता है 1817.2 किलो वाट। कोरोना की वजह से जो कंडक्टर्स होते हैं उनके ऊपर करंट और वोल्टेज की पल्सेस प्रोड्यूस होती हैं, जिससे जो प्योर साइनोसाइडल वेव होती है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है, और साइनोसाइडल वेव के डिस्टॉर्ट होने की वजह से वहाँ पे हार्मोनिक्स क्रिएट होते हैं जो कि मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज के होते हैं। तो ये जो पल्सेस प्रोड्यूस हो रही हैं करंट और वोल्टेज की, इनकी ये क्योंकि थोड़ी देर के लिए होते हैं तो इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है। फ्रीक्वेंसी हाई होने की वजह से ये में भी इंटरेक्ट कर जाएं रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड से, जो कि लय करता है 3 किलोहर्ट्ज से 30,000 मेगाहर्ट्ज से। यहाँ पे रेडियो नॉइज़ को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइज़ भी कहते हैं, और ये एक जेनेरिक टर्म है। इसके अंदर हमारे पास रेडियो इंटरफेरेंस और टेलीविजन इंटरफेरेंस दोनों शामिल हैं। अब हम देखते हैं कि कोरोना को इन जनरल कौन कौन से फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं। इन सारे फैक्टर्स को हम ऑलरेडी लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास आते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में देखा हमने कि अगर हमारे पास टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से जो हमारे पास एयर डेंसिटी फैक्टर है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और हमारे पास जो वी नॉट या डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज थी वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि अगर हमारे पास प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है, तो वहाँ पे एयर डेंसिटी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, और एयर डेंसिटी फैक्टर, यहाँ पे एयर डेंसिटी फैक्टर है बेसिकली, एयर डेंसिटी फैक्टर ज़्यादा हो जाने की वजह से हमारे पास डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज का रिजल्ट भी क्या निकलता है, ज़्यादा। सो डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज ज़्यादा होने का मतलब ये है कि जो कोरोना का प्रोसेस होगा वो हायर वोल्टेज पे हो रहा होगा। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि हमारे पास अगर फाउल वेदर है तो फाउल वेदर में हमने ये देखा कि अगर हमारे पास जो कंडीशन है वो वहाँ पे कंडक्टर के ऊपर मॉइस्चर ज़्यादा है या रेनी कंडीशन है, तो उसके अंदर क्या होगा कि जो कोरोना का प्रोसेस होगा वो ज़्यादा हो रहा होगा। जो दूसरा पैरामीटर हमने देखा था वो कंडक्टर की स्पेसिंग और कंडक्टर का साइज़ है। यानी अगर हम कंडक्टर का जो साइज़ है या कंडक्टर का जो रेडियस है अगर वो ज़्यादा करते हैं तो कोरोना क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, क्योंकि उसका भी डायरेक्टली तल्लुक किससे बनता है, क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज से। इसी तरह हमने ये देखा कि अगर आप स्पेसिंग ज़्यादा रखते हैं तो तब भी कोरोना क्या होगा,
कम हो रहा होगा। तीसरी चीज़ जो कोरोना को इफ़ेक्ट करेगी वो होगी लाइन वोल्टेज। अगर लाइन वोल्टेज ज़्यादा होगी तो लाइन वोल्टेज के ज़्यादा होने की वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस है वो ज़्यादा होगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस ज़्यादा होने की वजह से जो हमारे पास एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है उसको हम जल्दी ब्रेक करेंगे, और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को जल्दी ब्रेक करने के मतलब ये है कि आयनाइजेशन का प्रोसेस जल्दी स्टार्ट होगा और इससे कोरोना क्या होगा, बढ़ेगा। सो अब अगर हम देखें कि हम कोरोना को रिड्यूस करने के लिए कौन कौन से मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं, तो दो मेथड तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक ये है कि अगर हम कंडक्टर का साइज़ बढ़ा दें तब भी कोरोना कम हो सकता है, या कंडक्टर की स्पेसिंग बढ़ा दें तब भी कोरोना कम हो सकता है। तीसरा जो मेथड होता है वो ये होता है कि हम कोरोना रिंग्स का इस्तेमाल करते हैं। सब स्टेशंस के ऊपर या ग्रिड स्टेशंस के ऊपर जहाँ पे हमारे पास हाई वोल्टेज लाइन होती हैं वहाँ पे जो इक्विपमेंट जो जिनकी शेप इरेगुलर होती है जैसे इंसुलेटर्स हो गए हैं, वहाँ पे कोरोना के सब के अकर होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ पे क्या किया जाता है कि जो इंसुलेटर स्ट्रिंग्स होती है उसके टॉप एंड बॉटम या जिस साइड पे कंडक्टर आ रहा होता है वहाँ पे एक रिंग लगाया जाता है जो कि इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होता है कंडक्टर के साथ। ये कुछ इस तरह का होगा कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक ये क्रॉस आर्म है और यहाँ पे एक इंसुलेटर की स्ट्रिंग है और यहाँ पे हमारे पास कंडक्टर है, तो अब एक यहाँ पे रिंग लगाया जाता है जो कि कनेक्टेड होगा, इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होगा इस कंडक्टर के साथ। और क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड, इसका मतलब है जो इस कंडक्टर का पोटेंशियल है वही इस रिंग का पोटेंशियल है। और जो ध्यान रखा जाता है वो ये रिंग जो होता है ये इसकी जो सरफेस होती है स्मूथ होती है। जैसे कि हम पहले लेक्चर में देख चुके हैं कि कोरोना जहाँ पे इरेगुलर सरफेस होती है या रफ सरफेस होती है वहाँ पे कोरोना अकर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा क्लोज होती हैं। तो ये रिंग क्या करेगा कि क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम होगा और ये इसकी स्मूथ सरफेस की वजह से ये पोटेंशियल ग्रेडियंट को क्या रखेगा, बिलो द थ्रेशोल्ड रखेगा जहाँ पे कोरोना अकर हो सकता है। इसके अलावा हमने ऑलरेडी जब हमने स्ट्रिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट की थी सस्पेंशन इंसुलेटर की, तो वहाँ पे हमने देखा था कि हम यहाँ पे कुछ ग्रेडिंग हॉर्न्स भी, आर्किंग हॉर्न्स वगैरह भी लगाते हैं। ये आर्किंग हॉर्न्स जो होते हैं ये भी कोरोना को सप्रेस करते हैं। एक और मेथड ये भी हो सकता है कि अगर हम बंडलिंग कर दें कंडक्टर्स की तो उससे भी जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि सेम पोटेंशियल के जो कंडक्टर्स होते हैं वो आपने पैरेलल लगाए होते हैं। सो पोटेंशियल ग्रेडियंट रिड्यूस होने की वजह से अल्टीमेटली जो एयर की ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ है या जो एयर जिस जो पोटेंशियल है या पोटेंशियल ग्रेडियंट जिस पे एयर का ब्रेकडाउन अकर होता है या आयनाइजेशन अकर होती है, उससे हमारा जो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो कंडक्टर्स की वजह से बन रहा होता है वो नीचे रहता है, जिससे कोरोना का प्रोसेस जो होता है वो नहीं होता।